दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम लोग क्लास 12th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का भाग 1 भारतीय इतिहास के कुछ विषय के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता। इसको हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में, उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में प्रतात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह भी अन्वेषण करेंगे कि प्रतात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारे जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। परिभाषिक शब्द स्थान का तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। प्रतात्विक संस्कृत शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं के मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिलती है जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहां एक संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा पूर्ववर्ती हड़प्पा कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इसका हड़प्पा संस्कृति का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियाँ अस्तित्व में आई थी। ये संस्कृतियाँ अपने विशिष्ट मृद भांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी और इसमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था। निर्वाह के तरीके क्या थे? तो विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें की मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो कि प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाजों के दानों में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चूना तथा तिल शामिल है। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियाँ में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियाँ शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञानों तथा जीव पुरातत्वविदों के द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे।
जंगली प्रजातियों जैसे वराह यानी कि सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। साथ ही चुलिस्तान के कई स्थलों और बनावली यानी कि हरियाणा से मिले मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा अस्त्रों से संबंध है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सोर्तुघई नामक स्थल हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उद्धरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर कंकरीले अग्निज अथवा बालू के पत्थर से निर्मित थी और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूँकि इन चक्कियों के तल सामान्यतया उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली है। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए जड़ी बूटियों व मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों के द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है तथा हमारे बावर्ची ने यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसके निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था,
इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ देखेंगे और समझेंगे। एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्ठी में पकाकर के बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। नालों का निर्माण। हड़प्पा नहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नलियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। दुर्ग क्या था? हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिम तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल यानी कि गुजरात जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेरकर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर ऊंचाई पर बनाया गया था। अब हम हड़प्पा की दुर्दशा को समझते हैं। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें की सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। इन्हें जो है क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। अब हम गृह स्थापत्य कला को समझेंगे। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिनके चारों ओर कमरे बने थे। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर से जो गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों के द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्यतः द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। कई आवासों में कुएं थे और अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिनमें बाहर से आया जा सकता था और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों के द्वारा किया जाता था। विद्वान ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली नालियों के विषय में
मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा असंपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालिया से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसे ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियाँ पहले एक हौदी या मलकूट से खाली होती थी जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियाँ बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। अर्नेस्ट मैकल, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। इसका एग्जाम्पल है लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्चे ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तुर्क पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इसमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो कि संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली से दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानघर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानाघर बने थे। प्रत्येक स्नानाघर से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। सावधान। प्रतात्वित यह जानने के लिए कि क्या किसी सांस्कृतिक विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं विधियों में से एक समाधानों का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या विविधताएं सामाजिक विभिन्नताओं की ओर संकेत करती है, कहना कठिन है। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हैं जो कि संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिनके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। 1980 के दशक में मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। विलासिता की वस्तुओं की खोज।
सामाजिक विभिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसे पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें कि पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोग तथा विलास की वस्तु में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित है जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इसमें जो है चकिया, मृदभांड, सुइया, झांवा आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से वस्तुओं के सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकी से बनी हो। इस प्रकार फायांस के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। संचय शब्द जो है लोगों के द्वारा सावधानीपूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़ों में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों के द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलिया जो कि फायांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती है। क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोग कर फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? यदि हम ऐसी पुरावस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े वस्तुओं में केंद्रित है और छोटे वस्तुओं में ये विरले ही मिलती है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है फायांस से बने लघु पात्र जो कि संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे। अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं और कालीबंगन जैसे छोटी वस्तुओं से बिल्कुल नहीं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्णभूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। अब हम शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी को देखेंगे। यह मोहनजोदड़ो की तुलना में एक बहुत छोटी बस्ती है जो कि लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। शिल्प कार्यों में मनके बनाने, शंख की कटाई, धातुकर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। कार्नेलियन सुंदर लाल रंग का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं तथा शंख, फायांस और पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में होता था। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे जैसे कि चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार तथा खंडित। कुछ को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। सेलखड़ी जो कि एक बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में डालकर तैयार किए जाते थे। इससे जो है ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे? यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविदों के द्वारा किए गए प्रयोगों ने यह दर्शाया है कि कार्नेलियन का लाल रंग, पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से सल्क निकालकर उन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इसमें जो है छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। चनहुदड़ो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें कि चूड़ियाँ
करछिया तथा पचिकारी की वस्तुएं सम्मिलित है के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे, जहां से यह माल दूसरी वस्तुओं तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनहुदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। उत्पादन केंद्रों की पहचान। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते हैं: प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। इसका एग्जाम्पल है, यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो इन पत्थरों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु बहुत छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों में मंगाने पड़ते थे। बैलगाड़ियों से मिट्टी के बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों के द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसके उपनदियों में के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में, जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की। ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे। सुदूर अफगानिस्तान में सुरतुघई, जो कि अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, तथा लोथल, जो कि कार्नेलियन सेल खड़ी और धातु के स्रोतों के निकट स्थित था। कच्चा माल जो है प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान की खेतड़ी आंचल तांबे के लिए तथा दक्षिण भारत सोने के लिए जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदाकदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों के संकेतक है। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने कड़ेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे तथा यहाँ तांबे की वस्तु की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तु दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान, जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थ के रिसाव को रोक देती थी। हमें यह नहीं पता था कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान का ओमानी तांबे में से विनिमय करते थे। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो कि संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं।
लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे, बाट पासे, मेसोपोटामिया के लेख, दिलुमन, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द मान नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियाँ। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजा प्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातात्विक का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे किसी अपनी आवाज़ से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क समुद्री मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविक का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं। मुहरे, लिपि तथा बाट। मुहरे और मुद्रांकन। मुहरे और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए, सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मुहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। एक रहस्यमय लिपि। सामान्यतः हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मुहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। अब हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मुहरे तांबे के औजार, मर्तबानों के अवंठ, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएँ, आभूषण, अस्थि, छड़े और यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? बाट जो था, विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली के द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे और आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी 1, 2, 4, 8, 16 और 32 इत्यादि 12,800 तक थे, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटे का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। धातु से बने तराजू के पल्लड़े भी मिले हैं। प्राचीन सत्ता। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल है हड़प्पाई पुरावस्तु में असाधारण एकरूपता कोयले, जैसे कि मृत भांडों, मोहरों, बाटों तथा ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें, जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा है कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था।
अब हम प्रसाद तथा शासकों को देखेंगे। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में प्रतात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। प्रतात्विदों ने मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतात्विद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहाँ के पुरोहित राजाओं से परिचित थे और यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में ढूंढी। लेकिन जैसे कि हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी है और न ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। कुछ प्रतात्विद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे प्रतात्विद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पूरा वस्तुओं में समानताओं, नियोजित वस्तुओं के साक्ष्यों, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह जो है कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे समुदायों के द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चुलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे कि हड़प्पा की विशिष्ट पुरावस्तुओं, पाटों, मुहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। लेखन जो है लंबी दूरी तक व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। कुल मिलाकर पुरावस्तुओं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती है। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। ये परिवर्तन कैसे हुए, तो इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें जो है जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना और मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया। मुहरों, लिपि और विशिष्ट मनके तथा मृत भांडों के लोप और मानकीकृत पाठ प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र के नए शहरों के विकास के लिए सहस्त्र शताब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, तो अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्र शताब्दियों के बाद रहना आरंभ किया, तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदाकदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का अर्थ क्या लगाया जाए।
कनिंघम का भ्रम। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातात्विक अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी और बौद्ध तीर्थयात्रियों के द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसे पुरास्थल, जो कि चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिसे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मुहरें खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद रखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मुहरों के समान मुहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की घोषणा की। जैसा कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसे उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थल पर मिली मुहरों जैसी पर तब तक पहचानी न जा सकी मुहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। पुरास्थल टीले और अस्तर। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तु और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें की टीला कहते हैं। अल्पकालीन या अस्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरावस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों, जिन्हें कि बंजर या बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है।
सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली पुरावस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबद्ध किया जा सकता है, जिससे एक पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सके। मार्शल पुरास्थलों के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले के समान परिणाम वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। नई तकनीकी तथा प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ी या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों के कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखी गड्ढे और हाल में हुई धौलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए हैं। जहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ और विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तु रूपी निधि से भी जूझते रहते हैं और उनकी संभावित उपयोगिता को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक के हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। जैसे कि हमने देखा कि हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य है कि जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये जो वस्तुएं हैं, मृदभांड, औजार और आभूषण घरेलू सामान हो सकती है। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो वस्तुएं बच जाती है वे हैं पत्थर, पकी मिट्टी तथा धातुएं। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुपयोगी वस्तुएं फेंकी जाती थी। अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती है, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती है। खोजों का वर्गीकरण। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातात्विद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत
आदि से संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई प्रावस्तु एक औजार है या एक आभूषण, या फिर दोनों, अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मनके, चकिया, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, नाले में, कब्र में या फिर भट्टी में? कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल है कि हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी वह मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना दोनों के संबंध में है। व्याख्या की समस्या। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो कि असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियाँ, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, शामिल हैं। इन्हें मातृदेवियों की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियाँ, जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मृदा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया है। इनमें विशाल स्नानागार तथा कार्यबंगन और लोथल से मिली वेदियाँ सम्मिलित हैं। मुहरों जिनमें से कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं के परिरक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित है, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मुहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आमतौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मुहरों पर एक आकृति जिसे कि पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है को आद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों तथा पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है। उदाहरण के लिए आद्य शिव मुहरों को देखते हैं। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच संकलित है, में रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो कि बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में न तो पशुपति और न ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता है। फिर क्या यह कोई संबंध था, जैसा कि कुछ विद्वान ने सुझाया है? चैप्टर नंबर 2, राजा, किसान और नगर।
राजा, किसान और नगर, जो कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा तक। हम इस चैप्टर में राजा, किसान और नगर की आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों के द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। उत्तर भारत, दक्कन पठार क्षेत्र और कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। साथ ही दक्कन और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिलते हैं। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के दौरान मध्य और दक्षिण भारत में शवों के अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आए, जिनमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले हैं। कई स्थानों पर पाया गया है कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे से बने उपकरण और हथियार को भी दफनाया गया था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। शायद इनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। इन राजनीतिक प्रक्रियाओं के पीछे कुछ अन्य परिवर्तन थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय हुआ। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों और सिक्कों तथा चित्रों जैसे विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा कि इन स्रोतों से विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती। अब हम प्रिंसेप और प्रियदर्शी की कहानी पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है, भारतीय अभिलेख विज्ञान में एक उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। इन लिपियों का उपयोग सबसे आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी यानी कि मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। इस शोध से आरंभिक भारत के राजनीति इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली, क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की वंशावलियों की पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक दशकों तक उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तन और आर्थिक तथा सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। शीघ्र ही यह आभास हो गया कि इनमें संबंध तो थे, लेकिन संभवतः सीधे संबंध हमेशा नहीं थे। सेकेंड है प्रारंभिक राज्य, 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में क्या हुआ? आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। इस काल को प्रायः आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। इसी काल में बौद्ध तथा जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्मों के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन वजी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे नाम प्रायः मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त महाजनपद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से संबंधित थे। वजी संघ
की ही भांति कुछ राज्यों में भूमि सहित अनेक आर्थिक स्रोत पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। हालांकि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास पूरी तरह नहीं लिखे जा सकते, लेकिन इन ऐसे कई राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, जिसे प्रायः किले से घेरा जाता था और किलेबंदी राजधानियों के रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोतों की आवश्यकता होती थी। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू की। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया और यह उपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे। शासकों का काम किसानों, व्यापारियों और शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। क्या वनवासियों और चरवाहों से भी कर रूप में कुछ लिया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना भी माना जाता था। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी अस्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार कर लिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध था। अब हम 16 महाजनपदों में जो प्रथम मगध था, इसके बारे में समझते हैं। 6वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। इसके पहले हम जानते हैं कि अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। इनमें राजाओं के क्रियाकलाप तथा महिलाओं और पुरुषों के द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार से अस्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुदी होती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती है, उनका काल निर्धारण आमतौर पर पुरालिपि अथवा लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर अ इस प्रकार यानी कि के जैसा लिखा जाता था, उल्टा के की तरह, और 500 ईसा पूर्व में या 500 ईस्वी में यह भ इस प्रकार लिखा जाता था, कि इस प्रकार लिखा जाता था, ठीक है, भ की तरह। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। आपको यहाँ तमिल, पाली और संस्कृत जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। अब हम जनपद के बारे में समझते हैं। जनपद का अर्थ जो है, एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन यानी कि लोग, कुल या जनजाति अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत व संस्कृत दोनों में मिलता है। अब हम 16 महाजनपद जो कि प्रथम इसमें मगध था, इसके बारे में समझेंगे। यह एक ही मगध क्षेत्र में खेती की उपज खास तौर पर अच्छी होती थी। दूसरे यह कि लोहे की खाद्यान्नें यानी आधुनिक झारखंड में भी आसानी से उपलब्ध थी, जिससे उपकरण और हथियार बनाना सरल होता था। जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे और सेना के एक महत्वपूर्ण अंग थे। साथ ही गंगा और इनकी उपनदियों से आवागमन सस्ता व सुलभ होता था। लेकिन आरंभिक जैन और बौद्ध लेखकों ने मगध की महत्ता का कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया है। इन लेखकों के अनुसार बिम्बिसार, अजातशत्रु और महाजनपद जैसे प्रसिद्ध राजा जो थे, अत्यंत महत्वाकांक्षी शासक थे।
और इनके मंत्री जो थे उनकी नीतियाँ लागू करते थे। प्रारंभ में राजगाह आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम है, मगध की राजधानी थी। तो यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ है राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा राजगाह एक किलेबंद शहर था। बाद में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसे कि अब पटना कहा जाता है, जिसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। अब हम भाषाएं और लिपियों को समझते हैं। भाषाएं और लिपियाँ क्या थी? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख अरामेइक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी में लिखे गए थे। अरामेइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान में मिले अभिलेखों में किया गया था। अब हम एक आरंभिक साम्राज्य की तरफ बढ़ते हैं। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि 321 ईसा पूर्व हुए, का शासन पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र जो थे अशोक ने, जिन्हें कि आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, कलिंग पर विजय प्राप्त की। आधुनिक में वह उड़ीसा है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकार ने विभिन्न मौर्य साम्राज्य के इतिहास प्रकार के स्रोत का उपयोग किया है। इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इसमें जो है पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल हैं। विशेषतः मूर्तिकला, मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया विवरण। आज इसके कुछ अंश ही उपलब्ध हैं। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्रायः किया जाता है वह है अर्थशास्त्र। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख प्रवर्ती, जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों तथा संस्कृत वाङ्मय में भी मिलता है। हालांकि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्रायः सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। अशोक जो था वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। इसमें बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार तथा दूसरे के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। अब हम साम्राज्य के प्रशासन को देखेंगे। तो साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और 4 प्रांतीय केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी थी। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उत्तरी उड़ीसा और उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और विभिन्न अलग अलग प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्तीय क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था।
साम्राज्य से संचालन के लिए भूमि और नदी दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम पैदल सैनिकों का संचालन, चौथी का अश्वारोही, 5वीं का रथारोही तथा 6ठी का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी उप समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना तथा सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। ऐसा उन्होंने धर्म के प्रचार के द्वारा भी किया। जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, धर्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अब हम सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे इसके बारे में समझेंगे। मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश दिया गया है। साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते हैं। जैसा कि मिस्र में होता था, कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुखधार का निरीक्षण करते हैं ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते थे। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसाय का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। अब हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण क्यों था। 19वीं सदी में जब इतिहासकार ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकार को प्राचीन भारत के एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण तथा उत्साहवर्धक लगी। साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे, जो कि साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से अलग हैं। उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रशमिक शासक थे। साथ ही वे बाद के अन्य राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे, जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियां जोड़ते थे। इसलिए इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक को प्रेरणा स्रोत माना। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया था। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे थे। अब सेना के लिए एक हाथी पकड़ना, ये क्या था? तो अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में उसने यही लिखा है। हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों,
सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथिनियों की मदद से जंगली हाथियों की तरह गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30 लाख घुड़सवार तथा 9,000 हाथी थे। कुछ इतिहासकार इस विवरण को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। अब हम राजधर्म के नवीन सिद्धांत को समझेंगे। राजधर्म का जो था नवीन सिद्धांत क्या था? तो दक्षिण के राजा और सरदार, उपमहाद्वीप के दक्कन और उसने दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तमिलकम अर्थात तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से, चोल और चेर और पांड्य जैसी सरदारियों का उदय हुआ। ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी सिद्ध हुए। अब सरदार और सरदारी कैसे थे? तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है और जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग होते हैं और सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधिक अधीन लोगों से भेंट लेता है, जबकि राजा कर वसूली करते हैं और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई अस्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते हैं। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। इसका एग्जाम्पल है, प्राचीन तमिल संगम ग्रंथियों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदार का विवरण देती है कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार के द्वारा राजस्व जुटाते थे। इन्हें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शासक शामिल थे। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे, एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने उच्च सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। अब हम पांड्य सरदार सेनगुतुवन की वन यात्रा को समझते हैं। यह तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का एक अंश है। जब वह वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे कि पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाए, जिसमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल के बने चौवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं थीं। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी, मुर्ग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे और बोलने वाले तोते आदि भी लाए। ये उपहार उन्होंने क्यों लाए? उनकी आरती के लिए, उनके स्वागत के लिए लाए थे। ठीक है। दैविक राजा कौन थे? राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना था। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण शासक की रचना अभिलेखों और साहित्यिक परंपरा के माध्यम से की गई है। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियां लगाई गई थी। अफगानिस्तान के एक देव स्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियां मिली हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई थी।
संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों के द्वारा करते थे, जिसमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था। वे शासकों का आदर करते थे और उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया है। साथ ही कवियों के द्वारा अपने राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियाँ भी उपयोगी रही है। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्रायः प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते थे। इसका एग्जाम्पल है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो कि स्वयं गुप्त सम्राटों के संभवतः सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे, संस्कृत में की है। गुप्त की एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है यहाँ। यह प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है। उस पर लिखा गया है कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। वे परमात्मा पुरुष हैं। साधु भले की समृद्धि और असाधु बुरे की विनाश के कारण हैं। वे अज्ञेय हैं। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही वश में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अन्य सहस्त्र गायों के दाता हैं और उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, बिरहरिणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवता में कुबेर, धनदेव, वरुण, समुद्र देव और इंद्र वर्षा के देवता और यम मृत्यु के देवता के तुल्य हैं। अब हम बदलता हुआ देहात को समझते हैं। जनता में राजा की छवि। जनता में राजा की छवि कैसी थी? तो राजाओं के बारे में प्रजा क्या सोचती थी? स्वाभाविक है कि अभिलेखों से सभी जवाब नहीं मिलते हैं। वस्तुतः साधारण जनता के द्वारा राजाओं के बारे में अपने विचार और अनुभव के विवरण कम ही छोड़े गए हैं। फिर भी इतिहासकारों ने इसका निराकरण करने का प्रयास किया है। इसका एग्जाम्पल है जातक और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों में वर्णित कथाओं की समीक्षा करके इतिहासकारों ने पता लगाया है कि इनमें से अनेक कथाओं के स्रोत मौखिक किस्से कहानियाँ हैं, जिन्हें बाद में लिपिबद्ध किया गया होगा। जातक कथाएं पहली सहस्त्र शताब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई। गंधतिंदु जातक नामक एक कहानी में बताया गया है कि एक कुटिल राजा की प्रजा किस प्रकार से दुखी रहती है। इन लोगों में वृद्ध, महिलाएं, पुरुष, किसान, पशुपालक, ग्रामीण बालक और यहाँ तक कि जानवर भी शामिल हैं। जब राजा अपनी प्रजा बदल कर प्रजा के बीच में यह पता लगाने गया कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो एक एक कर सबने अपने दुखों के लिए राजा का भला बुरा कहा। उनकी शिकायत थी कि रात में डकैत उन पर हमला करते हैं तो दिन में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी। ऐसी परिस्थिति में बचने के लिए लोग अपने अपने गांव छोड़कर जंगल में बस गए। जैसा कि इस कथा से पता चलता है कि राजा और प्रजा, विशेषकर ग्रामीण प्रजा के बीच संबंध तनावपूर्ण रहते थे, क्योंकि शासक अपने राजकोष को भरने के लिए बड़े बड़े कर की मांग करते थे, जिससे किसान खास तौर पर त्रस्त रहते थे। इस जातक कथा से पता चलता है कि इस संकट से बचने का एक उपाय जंगल की ओर भाग जाना होता था। इसी बीच करों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों ने उपज बढ़ाने के और नए उपाय ढूंढने शुरू किए। इससे पहले हम गुजरात की सुदर्शन झील को समझते हैं। यह क्या था? तो सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय था। हमें इसका ज्ञान लगभग 2री शताब्दी ईस्वी के
संस्कृत के एक पाषाण अभिलेख से होता है। इस अभिलेख को शक रुद्रदमन की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए बनवाया गया था। इस अभिलेख में कहा गया है कि जलद्वारों और तटबंधों वाली इस झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल के द्वारा किया गया था, लेकिन एक भीषण तूफान के कारण इसके तटबंध टूट गए और सारा पानी बह गया। बताया जाता है कि तत्कालीन शासक रुद्रदमन ने इस झील की मरम्मत अपने खर्च से करवाई थी और इसके लिए अपने प्रजा से कर भी नहीं लिया था। इसी पाषाण खंड पर एक और अभिलेख लगभग 5वीं सदी में है, जिसमें कहा गया है कि गुप्त वंश के एक शासक ने एक बार फिर इस झील की मरम्मत करवाई थी। धान की रोपाई उन क्षेत्रों में की जाती थी जहां पानी बहुतायत मात्रा में होता है। इससे पहले धान के बीज अंकुरित करके पानी से भरे खेतों में पौधों की रोपाई की जाती है। चूँकि ज़्यादा मात्रा में पौधे बच जाती है, अतः इससे धान की उपज बढ़ जाती है। उपज बढ़ाने के तरीके क्या थे? तो उपज बढ़ाने का एक तरीका हल का प्रचलन था, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गंगा और कावेरी की घाटियों के उर्वर कछारी मिट्टी में फैल गया था। जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी, वहां लोहे के फाल वाले हलों के माध्यम से उर्वर भूमि की जुताई की जाने लगी। इसके अलावा गंगा की घाटी में धान की रोपाई की वजह से उपज से भारी वृद्धि होने लगी। हालांकि किसानों को इसके लिए कमरतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। हालांकि लोहे के फाल वाले हल की वजह से फसलों की उपज बढ़ने लगी, लेकिन ऐसे हलों का उपयोग उपमहाद्वीप के कुछ ही हिस्से में सीमित था। पंजाब और राजस्थान जैसी अर्धशुष्क जमीन वाले क्षेत्रों में लोहे के फाल वाले हल का प्रयोग 20वीं सदी में शुरू हुआ। जो किसान उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में रहते थे, उन्होंने खेती के लिए कुदाल का उपयोग किया, जो ऐसे इलाके के लिए नहीं कहीं अधिक उपयोगी था। उपज बढ़ाने का एक और तरीका कुओं, तालाबों और कहीं कहीं नहरों के माध्यम से सिंचाई करना था। व्यक्तिगत लोगों और कृषक समुदायों ने मिलकर सिंचाई के साधन निर्मित किए। व्यक्तिगत तौर पर तालाबों, कुओं और नहरों जैसे सिंचाई साधन निर्मित करने वाले लोग प्रायः राजा या प्रभावशाली लोग थे, जिन्होंने अपनी इन कामों का उल्लेख अभिलेखों में करवाया है। अब देखते हैं कि ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं क्या थी। हालांकि खेती की इन नई तकनीकों से उपज तो बढ़ने लगी, लेकिन इसके लाभ समान नहीं थे। इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि खेती से जुड़े लोगों में उत्तरोत्तर भेद बढ़ता जा रहा था। कहानियों में, विशेषकर बौद्ध कथाओं में, भूमिहीन खेतिहर, श्रमिक, छोटे किसान और बड़े बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है। पाली भाषा में गृहपति का प्रयोग छोटे किसानों और जमींदारों के लिए किया जाता था। बड़े बड़े जमींदार और ग्राम प्रधान शक्तिशाली माने जाते थे, जो प्रायः किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ग्राम प्रधान का पद प्रायः वंशानुगत होता था। आरंभिक तमिल संगम साहित्य में भी गाँव में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों का उल्लेख है, जैसे कि बिल्लार या बड़े जमींदार, हलवाहा या उलवर और दास अड़िमई। यह संभव है कि वर्गों की यह विभिन्नता भूमि के स्वामित्व, श्रम और नई प्रौद्योगिकी के उपयोग पर आधारित हो। ऐसी परिस्थिति में भूमि का स्वामित्व महत्वपूर्ण हो गया, जिसकी चर्चा प्रायः विधि ग्रंथों में की जाती थी। गृहपति कौन था? तो गृहपति घर का मुखिया होता था और घर में रहने वाली महिलाओं, बच्चों, नौकरों और दासों पर नियंत्रण करता था। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता था। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता है। सीमाओं का महत्व क्या था? तो मनुस्मृति आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। इसे संस्कृत भाषा में 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 2री शताब्दी ईस्वी के बीच लिखा गया था। इस ग्रंथ में राजा को यह सलाह दी गई है, क्योंकि सीमाओं की अनभिज्ञता के कारण विश्व में बार बार विवाद पैदा होते हैं, इसलिए उसे सीमाओं की पहचान करने के लिए गुप्त निशान जमीन में गाड़ कर रखने चाहिए, जैसे कि पत्थर, हड्डियाँ, गाय के बाल, भूसी, राख,
खपटे, गाय के सूखे गोबर, ईंट, कोयला, कंकड़ और रेत। उसे सीमाओं पर इसी प्रकार के और तत्व भूमि में छुपाकर गाड़ने चाहिए जो समय के साथ नष्ट न हो। भूमिदान और नए सम्भ्रांत ग्रामीण कौन थे? ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से ही भूमिदान के प्रमाण मिलते हैं। इनमें से कई का उल्लेख अभिलेखों में मिलता है। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थरों पर लिखे गए थे, लेकिन अधिकांश ताम्र पत्रों पर खुदे होते थे, जिन्हें संभवतः उन्हें लोगों को प्रमाण रूप में दिया जाता था जो भूमिदान लेते थे। भूमिदान के जो प्रमाण मिले हैं वे साधारण तौर पर धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए गए थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे। विशेष 7वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों के कुछ अंश संस्कृत में हैं, कुछ तमिल और कुछ तेलुगु जैसी स्थानीय भाषाओं में हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अभिलेख को ध्यान से देखते हैं। ठीक है। प्रभावती गुप्त आरंभिक भारत के एक सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि 375 से 415 ईस्वी थे, की पुत्री थी। उसका विवाह जो है दक्कन पठार के वाकाटक परिवार में हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण शासक वंश था। संस्कृत धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि जैसी संपत्ति पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती भूमि की स्वामी थी और उसने दान भी दिया था। इसका एक कारण यह हो सकता है क्योंकि वह एक रानी आरंभिक भारतीय इतिहास की ज्ञात कुछ रानियों में से एक थी और इसलिए उनका यह उदाहरण एक विरला ही रहा हो। यह भी संभव है कि धर्मशास्त्रों को हर स्थान पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता हो। अभिलेखों से हमें ग्रामीण प्रजा का भी पता चलता है। इसमें ब्राह्मण, किसानों तथा अन्य प्रकार के वर्ग शामिल थे जो शासकों या उनके प्रतिनिधियों को कई प्रकार की वस्तुएं प्रदान करते थे। अभिलेख के अनुसार इन लोगों को गांव के नए प्रधान की आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था और संभवतः अपने भुगतान से उन्हें उसे ही देने पड़ते थे। इस प्रकार भूमिदान अभिलेख देश के कई हिस्सों में प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रों में दान में दी गई भूमि के माप में अंतर है। कहीं कहीं छोटे छोटे टुकड़े तो कहीं कहीं बड़े बड़े क्षेत्र दान में दिए गए हैं। साथ ही भूमि दान में दान प्राप्त करने वाले लोगों के अधिकारों में भी क्षेत्रीय परिवर्तन मिलते हैं। इतिहासकारों में भूमिदान का प्रभाव एक गर्म वाद विवाद का विषय बना हुआ है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि भूमिदान शासक वंश द्वारा कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने की एक रणनीति थी, जबकि कुछ का कहना है कि भूमिदान से दुर्बल होते राजनीतिक प्रभुत्व का संकेत मिलता है, अर्थात राजा का शासन सामंतों पर दुर्बल होने लगा तो उन्होंने भूमिदान के माध्यम से अपने समर्थक जुटाने प्रारंभ कर दिए। उनका यह भी मानना है कि राजा स्वयं को उत्कृष्ट स्तर के मानव के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे। उनका नियंत्रण ढीला होता जा रहा था, इसलिए वे अपनी शक्ति का आडंबर प्रस्तुत करना चाहते थे। एक हम छोटे गांव का जीवन देखते हैं। हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई एक कनौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। इसके लेखक वाणभट्ट थे। लगभग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के राजकवि थे। यह जो है उस ग्रंथ का अंश है। इसमें विंध्य क्षेत्र के जंगल के किनारे की एक बस्ती के जीवन का एक अविरल चित्रण किया गया है। बस्ती के किनारे का अधिकांश क्षेत्र जो जंगल है और यहाँ धान की उपज वाली खलिहान और उपजाऊ भूमि के हिस्सों को छोटे किसानों ने आपस में बांट लिया है। यहाँ के अधिकांश लोग कुदाल का प्रयोग करते हैं क्योंकि घास से भरी भूमि में हल चलाना मुश्किल है। बहुत कम हिस्से साफ है, जो है भी उसकी काली मिट्टी काले लोहे जैसी सख्त है। यहाँ लोग पेड़ की छाल के गट्टर लेकर चलते हैं। फूलों से भरे अनगिनत बोरे, अलसी और सन भारी मात्रा में शहद, मोरपंख, मोम, लकड़ी और घास के बोझ लेकर आते जाते रहते हैं। ग्रामीण महिलाएं रास्ते में बसे गांव में जाकर बेचने को तत्पर रहती है। उनके सिरों पर जंगलों से एकत्रित किए गए फलों की टोकरियां भी थी। अब हम समझते हैं कि अग्रहार क्या था। तो अग्रहार उस भूभाग को कहते थे जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था।
ब्राह्मणों से भूमि कर या अन्य प्रकार के कर नहीं वसूले जाते थे। ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। अब हम प्रभावती गुप्त और जो तंगून गांव था उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो प्रभावती गुप्त ने अपने अभिलेख में कहा है, प्रभावती ग्राम कुटुंबनियों गांव के गृहस्थ और कृषक ब्राह्मणों को तंगून गांव के अन्य वासियों को आदेश देती है। आपको ज्ञात हो कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को धार्मिक पुण्य प्राप्ति के लिए इस ग्राम को जल अर्पण के साथ आचार्य चनाल स्वामी को दान दिया गया है। आपको इसके सभी आदेशों का पालन करना चाहिए। एक अग्रहार के लिए उपयुक्त निम्नलिखित रियायतों का निर्देश भी देती हूँ। इस गांव में पुलिस या सैनिक प्रवेश नहीं करेंगे। दौरे पर आने वाले शासकीय अधिकारियों को यह गांव घास देने और आसन में प्रयुक्त होने वाले जानवरों की खाल और कोयले देने के दायित्व से मुक्त है। साथ ही वे मदिरा खरीदने और नमक हेतु खुदाई करने के राजसी अधिकार को कार्यान्वित किए जाने से मुक्त है। इस गांव को खनिज पदार्थ और खदीर वृक्ष के उत्पाद देने से भी छूट है। फूल और दूध देने से भी छूट है। इस गांव का दान इसके भीतर की संपत्ति और बड़े छोटे सभी करों सहित किया गया है। इस राजादेश में 13वें राजवर्ष में लिखा गया है और इसे चक्रदास ने उत्कीर्ण किया। भूमि दान के प्रचलन से राज्य तथा किसानों के बीच संबंध की झांकी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर अधिकारियों या सामंतों का नियंत्रण नहीं था, जैसा कि पशुपालक, संग्राहक, शिकारी, मछुआरे, शिल्पकार, जो कि घुमक्कड़ तथा लगभग एक ही स्थान पर रहने वाले और जगह जगह घूमकर खेती करने वाले लोग। सामान्यतः ऐसे लोग अपने जीवन और आदान प्रदान के विवरण नहीं रखते हैं। अब हम देखेंगे कि वहाँ का नगर एवं व्यापार कैसा था। नए नगर। आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसे कि हमने पढ़ा है, इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानियाँ थी। प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट पर थे, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक नगर, अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। अब हम नगरों की जनसंख्या के बारे में समझते हैं। तो सम्भ्रात वर्ग और शिल्पकार। हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। हालांकि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। हड़प्पा शहरों से भिन्न, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली है, जिन पर चमकदार कलई चढ़ी है। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। संभवतः इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते हमें कई नगरों में छोटे धनात्मक अभिलेख प्राप्त होते हैं। इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्रायः उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता है। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई और कुम्हार, स्वर्णकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक, गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें की श्रेणी कहा गया है। ये श्रेणियाँ संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उनमें सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले सम्भ्रात लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया हो। उसके पहले हम पाटलिपुत्र का इतिहास समझेंगे। क्या था पाटलिपुत्र का इतिहास? तो प्रत्येक नगर का अपना इतिहास था। इसका एग्जाम्पल है पाटलिपुत्र का विकास पाटलीग्राम नाम के
एक गांव से हुआ। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदल दिया। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग 7वीं सदी में यहाँ आया तो इसे यह नगर खंडहर में बदला मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। अब हम उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार कैसा था इसके बारे में जानेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानव जाल बिछ गया था और कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका पश्चिम एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापार की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्र मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे जो खतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में मत्स्यथुअन और प्रकृति में सत्वाह और सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उनसे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। मलाबार तट क्या था, जो कि आधुनिक केरल है, तो यह एक यूनानी समुद्र यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की एक अंश है। समझते हैं। भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे जहाज भेजते हैं। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्के, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टीन और शीशे का आयात किया जाता है। इन बाजारों के आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार की पारदर्शी पत्थरों, हीरो और काले नगन और कछुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता है। तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हें तटवर्ती बंदरगाहों तक स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। अब हम सिक्के और राजा को बारे में चर्चा करेंगे। तो व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनियमन कुछ हद तक आसान हो गया था। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए। पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्र का पता लगाया है। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीक को मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यह भी संभव है कि व्यापारी, धनपति और नागरिकों के इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हों। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंदी यूनानी शासकों ने जारी किए थे, जिन्होंने 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया था। हालांकि सोने के सिक्के बड़े पैमाने पर 1वीं शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों के द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई प्रस्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि
बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्राओं में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योधेन प्रथम शताब्दी ईस्वी कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए थे। पुराविदों और यौधेय शासकों के द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे औधे की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। सोने के सबसे भव्य किसानों में से कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। 6वीं शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इनसे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? इतिहासकारों ने इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे कि उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा, जिन्हें कि दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया था, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता रहा है। क्या इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह नहीं कर रखा था? पेरिप्लस क्या है? पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ समुद्री यात्रा और एरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं। मुद्रा शास्त्र सिक्का क्या होता है? मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण और जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया है, उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। अब हम मूल बातें को समझते हैं। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है? अभी तक हम इन अन्य बातों को अलावा अभिलेखों के अंशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ज्ञात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है? ब्राह्मणी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल आधुनिक भारतीय लिपियों का मूल जो है ब्राह्मणी लिपि में है। ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में किया गया है। 18वीं शताब्दी से यूरोपीय विद्वानों ने भारतीय पंडितों की सहायता से आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपि में कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया और उनके अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना शुरू की। आरंभिक अभिलेखों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने कई बार यह अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं, जबकि प्राचीनतम अभिलेख वस्तुतः प्राकृत में थे। फिर भी कई दशकों बाद अभिलेख वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अशोककालीन ब्राह्मणी लिपि का 1838 ईस्वी में अर्थ निकाल लिया। तो इस प्रकार से ब्राह्मणी लिपि को पढ़ा गया। अब उसके बाद से आता है खरोष्टी लिपि कैसे पढ़ा गया। तो पश्चिमोत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपि के पढ़े जाने की कहानी अलग है। इस क्षेत्र में जो है शासन करने वाले हिंदी यूनानी राजाओं के द्वारा बनाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी हुई है। इन सिक्कों में राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्टी में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपीय विद्वानों ने अक्षरों का मेल किया। इसका एग्जाम्पल है, दोनों लिपियों में अपोलोडोटस का नाम लिखने में एक ही प्रतीक मान लीजिए अ प्रयुक्त किया गया। चूँकि प्रिंसेप ने खरोष्टी में लिखे अभिलेखों की भाषा की पहचान प्राकृत के रूप में की थी, इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। यह क्या था? इतिहासकारों एवं अभिलेख शास्त्रियों के काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए अशोक के 2 अभिलेखों को ध्यान से पढ़िए। ध्यान देने योग्य बात है कि अभिलेख में शासक अशोक का नाम नहीं लिखा है, उसमें अशोक के द्वारा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि देवानाप्यम अर्थात देवताओं का प्रिय,
और प्रियदर्शी यानी देखने में सुंदर। अशोक नाम अन्य अभिलेखों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियाँ भी लिखी है। इन अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद अभिलेख शास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके विषय, शैली, भाषा और पुरालिपि विज्ञान सब में समानता है। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन अभिलेखों को एक ही शासक ने बनवाया था। आपने यह भी देखा होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। यदि अशोक ने पहले के उपमहाद्वीप इतिहास पर विचार करें तो आपको क्या लगता है, अशोक का यह वक्तव्य सही है? इतिहासकारों को बार बार अभिलेखों में लिखे कथनों का परीक्षण करना पड़ता है ताकि यह पता चल सके कि उनमें लिखा है वह सत्य है या असंभव है या फिर अतिशयोक्तिपूर्ण है। क्या आपने ध्यान दिया कि कुछ शब्द ब्रैकेट में लिखे हैं? अभिलेख शास्त्री प्रायः वाक्यों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं। यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिससे लेखक का मूल अर्थ बदल न जाए। इतिहासकारों और भी परीक्षण करने पड़ते हैं। यदि राजा के आदेश यातायात मार्ग के किनारे और नगरों के पास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण थे तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग इन्हें पढ़ते थे? पढ़ने के लिए उस स्थान पर रुकते थे? अधिकांश लोग प्रायः पढ़े लिखे नहीं थे। इसमें राजा का आदेश क्या था? राजन देवानम प्रियदर्शी यह कहते हैं, अतीत में मसलों को निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है। लोगों के समाचार हम तक प्रतिवेदक सदैव पहुंचाए, चाहे मैं कहीं भी हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ, फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो अथवा वाटिका में हूँ, मैं लोगों के विषयों का निराकरण हर स्थल पर करूँगा। अभिलेख शास्त्रियों ने प्रतिवेदक शब्द का अर्थ क्या बताया है? संवाददाता बताया है। आधुनिक संवाददाता की तुलना में प्रतिवेदक के दायित्व भिन्न रहे होंगे। राजा की वेदना क्या थी? जब देवानाम प्रियदर्शी ने अपने शासक के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्हें कलिंग पर विजय प्राप्त की। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद देवानाम प्रिय धम्म के गहन अध्ययन, धम्म के स्नेह और धम्म के उपदेश में डूब गए। यही देवानामप्रिय के लिए कलिंग की विजय का पश्चाताप है। देवानामप्रिय के लिए यह बहुत वेदनादायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है, वहाँ लोग मारे जाते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। अभिलेख साक्ष्य की सीमा। अब आपको यह पता चल गया होगा कि अभिलेखों से प्राप्त जानकारी की भी सीमा होती है। कभी कभी इसकी तकनीक सीमा होती है। अक्षरों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया जाता है जिन्हें कि पढ़ पाना मुश्किल होता है। साथ ही अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं जिनसे अक्षर लुप्त हो जाते हैं। इसके अलावा अभिलेखों के शब्दों के वास्तविक अर्थ के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सदैव सरल नहीं होता, क्योंकि कुछ अर्थ किसी विशेष स्थान या समय से संबंधित होते हैं। यदि आप अभिलेख के शोध पत्रों को पढ़ें तो आप पाएंगे कि विद्वान इनके पढ़ने की वैकल्पिक विधियों पर चर्चा करते रहे हैं। यद्यपि कई हजार अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं। यह प्रकाशित किए गए या उनके अनुवाद किए गए इनके अतिरिक्त और अनेक अभिलेख रहे होंगे जो कालांतर में सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसलिए जो अभिलेख अभी उपलब्ध हैं वह संभव कुल अभिलेखों के अंश मात्र हैं। इसके अतिरिक्त एक और मौलिक समस्या है, यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया गया ही हो। इसका एग्जाम्पल है खेती की दैनिक प्रक्रिया और रोजमर्रा की जिंदगी के सुख दुख का उल्लेख अभिलेख में ही मिलता है, क्योंकि प्रायः अभिलेख बड़े और विशेष
अवसरों का वर्णन करते हैं। इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं व्यक्तियों के विचार व्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे, इसलिए इन अभिलेखों में व्यक्त विचारों की समीक्षा अन्य विचारों को परिप्रेक्ष्य में करनी होगी ताकि अपने अतीत का बेहतर ज्ञान हो सके। अर्थात राजनीतिक और आर्थिक इतिहास का पूर्ण ज्ञान मात्र अभिलेख शास्त्र से नहीं मिलता है, साथ ही इतिहासकार प्रायः प्राचीन और अर्वाचीन दोनों प्रकार के प्रमाणों का आशंका व्यक्त करते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में और 20वीं सदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुख रूप से राजाओं के इतिहास में रुचि रखते थे। 20वीं सदी के मध्य में आर्थिक परिवर्तन विभिन्न सामाजिक समुदायों के उदय के विषय में महत्वपूर्ण बन गए। हाल के दशकों में ऐसे समुदायों के प्रति इतिहासकारों की रुचि बढ़ी है जो सामाजिक हाशिए पर रहे हैं। इससे संभवतः प्राचीन स्रोतों पर पुनर्विचार किया जाएगा और विश्लेषण की नई विधियाँ विकसित होगी। लगभग राजनीतिक और आर्थिक विकास लगभग 600 से 500 ईसा पूर्व धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीकरण, महाजनपद और आहत सिक्के थे। लगभग 500 से 400 ईसा पूर्व में मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ हुई। लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ और 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण। 272 से 268 या 268 से 231 ईसा पूर्व में अशोक का शासन और लगभग 125 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। 200 से 1100 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर में शक का शासन हुआ। दक्षिण भारत में चोल का शासन, चेर व पांड्य का शासक, दक्कन में सातवाहन का शासन हुआ। लगभग 100 से 200 ईसा पूर्व तक पश्चिमोत्तर के शक, जो कि मध्य एशिया के लोग थे, शासक थे और रोमन व्यापार सोने के सिक्के थे। लगभग 78 ईस्वी पूर्व में कनिष्क का राज्यारोहण हुआ। लगभग 100 से 200 में ईसा पूर्व में सातवाहन और शक शासकों के द्वारा भूमि दान में अभिलेखीय प्रमाण मिले। लगभग 320 ईसा पूर्व में गुप्त शासन का आरंभ हुआ। लगभग 335 से 375 ईस्वी में समुद्रगुप्त, 375 से 415 में चंद्रगुप्त द्वितीय, दक्कन में वाकाटक, 500 से 600 में ईस्वी में कर्नाटक के चालुक्यों का उदय और तमिलनाडु में पल्लवों का उदय। 606 से 647 ईस्वी में कनौज के राजा हर्षवर्धन, चीनी यात्री स्वयं त्सांग की यात्रा और 772 में लगभग अरबों की सिंध पर विजय हुई। सात सौ 84 में 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हुआ और 19वीं शताब्दी में 1810 का दशक कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भाषा में 8000 अभिलेख एकत्र किए। 1838 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक ने ब्राह्मणी अभिलेखों का अर्थ लगाना और 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के अभिलेखों के एक अंश को प्रकाशित किया। 1886 में दक्षिण भारत के अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक था। 1888 में एपिग्राफिका इंडिका का प्रथम अंक था। 20वीं शताब्दी में, जो कि 1965 से 66, डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन ग्राफिकल एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की।